जी चैप्टर 17 हमने स्टार्ट किया हुआ था। पे बैक पीरियड हम कवर कर चुके हैं। क्या था पे बैक पीरियड? टाइम इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। क्या ख्याल है? एक प्रोजेक्ट में हम 1 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हमें 7 साल तक 200,000 एवरी ईयर देगा। तुम्हारा पे बैक पीरियड क्या है? 5 ईयर्स, 5 सालों में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। 5 साल हमारा क्या है? पे बैक पीरियड है। क्या ख्याल है? एनपीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। मीन जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कंबाइन कर लेना, ये क्या है? एनपीवी। एक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी एनपीवी निकालेंगे। अगर पॉजिटिव है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? उस प्रोजेक्ट के जो रिटर्न हैं वो हायर हैं देन आर रिक्वायर्ड रिटर्न। एनपीवी नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? उस प्रोजेक्ट के जो रिटर्न हैं वो लोअर हैं देन आर रिक्वायर्ड रिटर्न। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बताता है? रेट एट विच एनपीवी बिकम ज़ीरो। क्या ख्याल है? दिस मीन इस रेट से बिलो किसी रेट पे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस रेट से अबव पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनपीवी नेगेटिव होती चली जाएगी, तो नेगेटिव में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पॉजिटिव एनपीवी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस मीन आईआरआर से बिलो जितना भी रेट होगा डिस्काउंट फैक्टर, वहाँ पे एनपीवी होगी पॉजिटिव, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे अबव पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तीनों कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। डेप्रिसिएशन हमने कहा जी कि एक नॉन कैश आइटम है। एनपीवी की कैलकुलेशन में हम इसे एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करेंगे, पे बैक में करेंगे। पे बैक में करेंगे एनपीवी को कंसीडर नहीं। भाई कैश फ्लो ही नहीं है, पे बैक भी क्या था? पे बैक भी क्या था? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लोस। तो डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने टैक्स एक्सपेंस निकालना है, टैक्स का आउटफ्लो निकालना है, तो वो आपने चार्ज करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करके ही निकाला जाता है, फिर तो डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। लेकिन वो भी टैक्स निकालने के बाद हम कैश फ्लो में इसे ऐड बैक करके इसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे। हाँ, अगर टैक्स नहीं निकालना तो फिर एनपीवी को कभी भी डेप्रिसिएशन को एज ए कैश फ्लो नहीं लेना, ना एनपीवी के क्वेश्चन में, ना पे बैक के क्वेश्चन में। वर्किंग कैपिटल लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियली हम क्या करते हैं? इसे एज ए आउटफ्लो लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली एट ईयर एंड क्या हो जाता है? ये रिकवर हो जाता है, इनफ्लो ले लेते हैं। इंटरेस्ट की हमने बात कर ली कि इंटरेस्ट जो है वो क्या है? फाइनेंसिंग कैश फ्लो, और ये ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो इसलिए इसको भी एज ए कैश फ्लो नहीं लेंगे, सिर्फ एनपीवी के क्वेश्चन में। जब पे बैक निकाल रहे होते हैं तो क्या हम कोई डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं? तो वहाँ पे जब कैश फ्लो लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो लेंगे। एनपीवी में इंटरेस्ट को कभी भी एज ए कैश आउटफ्लो नहीं लेंगे। क्यों? ये डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो इसका इफेक्ट उसके थ्रू एनपीवी में आ जाता है। क्यों? अगर आप इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो भी ले लोगे और फिर डिस्काउंट फैक्टर के अंदर भी ये है, दूसरा, तो फिर एनपीवी की कैलकुलेशन में इंटरेस्ट डबल काउंट हो जाएगा। हाँ, पे बैक में हम जब कैश फ्लोज ले रहे होते हैं, सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज सारे कैश फ्लो ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट को एज ए कैश फ्लो इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्यों? वहाँ पे कोई डिस्काउंट फैक्टर नहीं अप्लाई कर रहे होते, तो वहाँ पे ये एज ए कैश आउटफ्लो आएगा। एनपीवी में ये कभी भी एज ए कैश आउटफ्लो नहीं आएगा। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो उसके थ्रू इसका इफेक्ट एनपीवी की कैलकुलेशन में आ जाता है। ये बातें समझ आती हैं? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आज पे बैक और इंटरेस्ट वाली हमने बात नहीं की, बाकी कुछ भी नया नहीं किया। हाँ, चलिए आज एक और टॉपिक कवर करते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, बेसिकली चैप्टर 17 का नाम क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग।
मीन हमने कुछ इनफ्लोज कुछ आउटफ्लोज लेना होते हैं, लेकिन कौन से लेना होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, इररेलेवेंट चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करते। डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं, क्या है, इररेलेवेंट है। क्यों, नॉन कैश आइटम है तो इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो कंसीडर करनी है जो रेलेवेंट हैं, जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर रही हैं, जो अफेक्ट नहीं कर रही वो क्या हैं, इररेलेवेंट, उन्हें हमने कंसीडर नहीं करना होता। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज हम बनाते हैं, ये मार्कर बना के बेचते हैं, ठीक होगी, मार्कर हम बेचते हैं। सो इस मार्कर की जो सेलिंग प्राइस है वो है सपोज 40 ईच। इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है सपोज 20 ईच। इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है सपोज 10 ईच। इसके जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो हैं सपोज 4 ईच। इसके फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो हैं सपोज 3 ईच। तो कितना प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट कितना निकला सर, ठीक हो गया। मीन एक मार्कर बनाने में हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही 37 और 40 की हम बेच रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। एक बंदा हमें कहता है यार ये मार्कर मैं आपसे 35 में ख़रीदता हूँ, क्या बेचोगे? कहता है मैं ये मार्कर आपसे 35 में ख़रीदता हूँ, क्या आप बेचोगे? कहता है मैं 1 लाख मार्कर आपसे लूँगा 35 प्राइस पे, क्या बेचोगे? आपके पास ये डेटा है, एक बंदा कहता है कि मैं आपसे 1 लाख मार्कर ये 35 ईच पे ख़रीदूँगा, क्या आप बेचोगे? क्यों? वो तो 1 पे आ रही है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सर, हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमसे वो जो है वो ख़रीद रहा है कितनी, 35 ईच के हिसाब से कितनी, 1 लाख, जिस मीन हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना होगा, 35 लाख। क्या कहला है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी आएगी कितनी, 20 इंटू 1 लाख, कितनी, 20 लाख, ऐसा। फिक्स कॉस्ट हमारी जो है वो आएगी कितनी सर, 10 इंटू 1 लाख, कितनी, 10 लाख। वेरिएबल ओवरहेड हमारे आएंगे कितने सर, 4 इंटू 100,000, कितने, 4 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे आएंगे कितने, 3 लाख या 3 जी। फिक्स्ड ओवरहेड्स आप चाहे जितनी मर्ज़ी प्रोडक्शन करो वो उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। क्या कहला, फिक्स्ड ओवरहेड्स उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये कितने बेयर करना पड़ेंगे, 3 ही। अब आप देखिएगा क्या आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 35 में से 20, 30, 34 और 3 माइनस करें तो कितना बन गया, 2,97,000 मीन मिला के कोई नियर अबाउट 3 लाख आपको मिल रहा है। 3 लाख मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, कि ज़्यादा मिल रहा है। 35 में से 2, 20, 30 और 4, 34 माइनस करोगे तो कोई अबाउट 6 लाख के करीब जो है वो आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या ये डील करोगे? और यस करोगे भाई, 6 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको। क्या ख्याल है? लेकिन अगर वो आपसे 35 में ख़रीदना चाह रहा है 1 लाख मारकर, तो क्या आपको फ़ायदा है, नुकसान है? फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है? 6 लाख का फ़ायदा है, 3 रुपये कम, 3 रुपये कम। तो बेच देनी चाहिए, ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ, ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें थी जो इंक्रीज़ हो रही थी अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, ये क्या थी, रेलेवेंट कॉस्ट, जो हमारे डिसीजन में कैलकुलेशन में आ रही हैं। ये क्या थी, जो हमारे डिसीजन से चेंज हो ही नहीं रही।
हम एक मार्कर बनाएं, 1 लाख बना के बेचें, ये इतनी ही रहनी है, तो ये क्या है, इररेलेवेंट। तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करते हुए डिसीजन लेंगे। क्या करें, मतलब 599,000, सिर्फ 99,000 आता है, मतलब टोटल। अच्छा 35 में आपसे बिक्री, सही 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 सही, ओके 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 ओके, 99,000 फ़ायदा ही है ना, प्रॉफिट ही है ना, लॉस तो नहीं है। क्या ख्याल है, बेच देनी चाहिए 1 लाख मार्कर, बेच देनी चाहिए, क्या ख्याल है? क्यों, ये जो 3 है ये क्या है, रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट। ये इतना आना ही आना है, चाहे आप ये 1 लाख मार्कर बेचने वाला डिसीजन लो 35 पे या ना लो। हाँ, उस डिसीजन में जो कॉस्ट आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट है। क्या कह रहा, मीन इस कॉलेज के बाहर गेट पे एक गार्ड खड़ा है, अंदर बच्चा 1 हो, बच्चा 1000 हो, गार्ड सेम ही रहना है, चेंज नहीं होना। तो ये क्या है, इररेलेवेंट नहीं। अगर बच्चा बढ़ेगा तो आपको गार्ड भी वहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेंगे। बच्चा 1000 होगा तो आपको गार्ड 5 रखना पड़ेंगे, तो वो जो एडिशनल 4 गार्ड की कॉस्ट है वो क्या होगी, रेलेवेंट। हाँ, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो क्या है, इररेलेवेंट। ये क्या थे, स्पेसिफिक कॉस्ट थी, ये तीनों क्या थी, स्पेसिफिक कॉस्ट। तो ये क्या है, रेलेवेंट। ये क्या थी, जनरल कॉस्ट में चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे आप 1 लाख यूनिट बेचो, इसने इतना ही रहना है। ये क्या थी, जनरल कॉस्ट। और जनरल कॉस्ट क्या होती हैं, इररेलेवेंट। ये बात समझ आती? थोड़ा सा और खोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को। सपोज हमारा एक गारमेंट का बिजनेस है, क्या करते हैं हम, कपड़ा बना के बेचते हैं। कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास ना एक बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ना 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है। हमने ये बिल्डिंग जो है वो ली हुई है रेंट पे, और इसका रेंट हम देते हैं कितना, 3 लाख रुपया। ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसके ग्राउंड फ्लोर पे सपोज जो है वो बना रहे हैं सिल्क, इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम बना रहे हैं लिनन, और यही 2 फ्लोर हम यूज़ कर रहे हैं। 3 लाख रुपया इसका रेंट देते हैं, सेकंड फ्लोर इसका खाली पड़ा है, जहाँ पे ऑनर कभी कभार आके पतंग उड़ाता है या शाम में आके हुक्का शुक्का पी के चला जाता है। ठीक हो गया। और हमें कहता है यार पूरी बिल्डिंग यूज़ करो, आपकी बिल्डिंग है, आप यूज़ करो, ये खाली क्यों पड़ा है, बिज़नेस बढ़ाओ, यूज़ करो। या आके हमें जब भी आता है कहा जाता है आपकी बिल्डिंग है, पूरी आपकी है सर, आप यूज़ करें। हमारा जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है वो ये 2 फ्लोर का ही हुआ है, उसके साथ साइन, लेकिन वो कहता है खाली पड़ा, आप यूज़ करो, आपकी बिल्डिंग है। कभी कभार आता है। तो हमने सोचा ये जो सेकंड फ्लोर खाली पड़ा है, क्यों ना हम यहाँ पे भी कुछ काम करें। और पता चला मार्केट के अंदर लॉन या कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमने सोचा हम भी क्या करते हैं, कॉटन बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ मशीनरी, कुछ प्लांट इंस्टॉल किया सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे क्या किया, कॉटन बनाना शुरू कर दी। ठीक हो गया, कॉटन बनाना शुरू कर दी। अब बिल्डिंग का रेंट हम दे रहे थे कितना, 3 लाख रुपया। 3 लाख दे रहे थे, दिस मीन पहले हम सिल्क को 1.5 लाख रेंट चार्ज कर रहे थे, लिनन को 1.5 लाख रेंट चार्ज कर रहे थे। अब क्या होगा, तीनों को 1-1 लाख रेंट चार्ज करना शुरू कर देंगे। मीन भाई 3 लाख क्या होगा, अब तीनों प्रोडक्ट पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या कहना, ये जो 3 लाख है, क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है, हमारी कैलकुलेशन में आएगी कहीं पे? कहते हैं नहीं, ये क्या है, इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्यों है, क्यों, ये क्या है, कमिटेड कॉस्ट है। पहले 1.5 लाख आ रहा था, अब क्या होगा, तीनों यूनिट्स को 1-1 लाख जो है वो आ जाएगा। अब चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, आपकी जो टोटल कॉस्ट थी 3 लाख रेंट, उसमें
कॉटन बनाने से कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है, इररेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। क्यों, आपने जितना पहले कमिट किया हुआ था 3 लाख, आप उतना ही पे कर रहे हो, चाहे आप कॉटन बनाओ चाहे ना बनाओ। आपने पे कितना करना है रेंट, 3 लाख ही पे करना है। इसलिए ये जो 3 लाख है या 1 लाख कॉटन को चार्ज हो रहा है, ये क्या है, रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट है। क्या है, रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट है। क्यों, ये 1 लाख क्या है, अनअवॉइडेबल है। क्या है, अनअवॉइडेबल है। मीन आप ये कॉटन बनाने वाला डिसीजन लो या ना लो, ये क्या है, अनअवॉइडेबल है। मीन ये आपने पे करना ही करना है। ये नहीं कि आप कॉटन नहीं बनाओगे तो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट। यहाँ तक बात समझ आती है। मीन जो 1 लाख अब कॉटन पे चार्ज हो रहा है, ये आपके टोटल में क्या कोई इंक्रीज़ हुआ है, नहीं, ये ऑलरेडी जो कमिटेड था आप उतना ही पे कर रहे हो। आपके डिसीजन लेने से, कॉटन वाले डिसीजन से क्या ये वाइड हो जाना है, नहीं, ये आपने पे करना ही करना है। क्यों, आप 3 लाख पहले पे कर रहे थे, अब भी आपने रेंट 3 लाख ही पे करना है। तो आपके इस डिसीजन की वजह से इफेक्ट नहीं हुआ। मीन क्या है, अनअवॉइडेबल, और अनअवॉइडेबल क्या है, इररेलेवेंट। ऑनर आया, उसने देखा, वाह बल्ले भाई, आपने कॉटन बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। मैं तो आपको पहले ही कहता था कि आप बिज़नेस एक्सपैंड करें, मैं भी आपको कह रहा था कॉटन बढ़ानी चाहिए, क्या बात है, बहुत अच्छा किया आपने, इससे आपका बिज़नेस और बढ़ेगा और आप कमाओगे। लेकिन अब मैं रेंट जो है ना वो 3 लाख नहीं 4-20 चार्ज करूँगा। क्यों भाई, मेरा फ्लोर है, मैं यहाँ पे आके शाम को हुक्का पिया करता था, अब नहीं पीऊँगा। मैं यहाँ पे आके वीकेंड पे गुड़ियाँ उड़ाया करता था, अब नहीं उड़ा सकूँगा। तो भाई बिल्डिंग तो मेरी है, ओबियसली आपने बिज़नेस फैलाया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अब रेंट भी क्या करूँगा, 4-20 मीन 1-20 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ये जो 1-20 वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, ये क्या है, अवॉइडेबल। क्या है, अवॉइडेबल। मीन अगर आप ये कॉटन नहीं बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, बनाओगे तो आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट है। ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। ये बात समझ आती है। यहाँ पे हम कुछ टर्म यूज़ कर रहे हैं, कमिटेड कॉस्ट, हम कुछ टर्म यूज़ कर रहे हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, हम टर्म यूज़ कर रहे हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। या ये जो 1-20 है, ये क्या है, इंक्रामेंटल है। इंक्रामेंटल मीन आपके इस डिसीजन की वजह से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इंक्रामेंटल क्या होती है, रेलेवेंट कॉस्ट। इंक्रामेंटल भी क्या होती है, रेलेवेंट कॉस्ट। जी, ये टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, कमिटेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल या फिर इंक्रामेंटल। चलें जी, यहाँ तक तो बातें होगी। अब हमने देखा जी कि हमारा ये जो फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर है ना, ये तो चल रहा था हमारे कोई यूपीएस या सोलर पैनल पे, लेकिन सेकंड फ्लोर के लिए हमारे पास यूपीएस सोलर पैनल नहीं है। लेकिन बिजली के मसले, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हैं ही हैं, क्या ख्याल है। तो हमने देखा हमारे पास ना एक जनरेटर पड़ा था पुराना, और वो जनरेटर जो है उसकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपया। हमने लिया था पास में इन फ्लोर के लिए, लेकिन फिर हमने क्या किया, इन फ्लोर के लिए सोलर पैनल लगा दिया या यूपीएस लगा दिया और यहाँ पे चलना शुरू हो गया, और वो 4 लाख का जनरेटर बेकार पड़ा था। हमने सोचा कि अब ये जो सेकंड फ्लोर है कॉटन वाला, इसके लिए हम क्या करते हैं, वही जनरेटर को यूज़ कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमारी कुछ रिपेयर आएगी, कितने की, 50,000 की, और 50,000 की रिपेयर करके वो जनरेटर जो है वो सेकंड फ्लोर के लिए यूजेबल हो जाएगा। अब क्या ये 4 लाख का जनरेटर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, ये इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट क्यों? आपके डिसीजन की वजह से ये अफेक्ट नहीं हुई, ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी थी, जिसे नाम दिया जाता है संक कॉस्ट, मीन कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड। और ये क्या होती है, इररेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं। हाँ, ये जो 50,000 रिपेयर इसके ऊपर आपको लगाना पड़ रही है, ये क्या है, इंक्रामेंटल है। तो ये इंक्रामेंटल जो है आपके डिसीजन की वजह से आ रही है। मीन यहाँ पे आपने जनरेटर यूज़ करना है, कॉटन बनाने के लिए 50,000 की रिपेयर करवाना पड़ेगी, तो ये क्या है, रेलेवेंट है। ये बात समझ आती है। मीन जो कास्ट ऑलरेडी हो चुकी है,
मीन आपके डिसीजन की वजह से नहीं हो रही, ऑलरेडी हो चुकी है, पड़ी हुई है, तो वो क्या है, इररेलेवेंट। हाँ, जो आपके डिसीजन की वजह से कॉस्ट आ रही है वो क्या है, इंक्रीमेंटल मीन रेलेवेंट। अब कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट है क्या, दैट इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन, मीन आपके डिसीजन की वजह से जो अफेक्ट हो रही है, या दैट अफेक्ट द डिसीजन, मीन आपके डिसीजन को अफेक्ट कर रही है, मीन इंकर होनी है, या दैट इज इंक्रीमेंटल, दैट इज एक्स्ट्रा, आपके डिसीजन की वजह से चार्ज करना पड़ रही है, आई इंक्रीमेंटल, वो क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट है। 3 लाख आप रेंट दे रहे थे, कॉटन बनाओ ना बनाओ आपने 3 लाख ही देना है, कॉटन बनाने से अगर आपने 3 लाख ही देना है, तो अगर लाख इसको चार्ज भी हो रहा है तो वो क्या है, अनअवॉइडेबल, मीन आप कॉटन बनाओ या ना बनाओ ये अवॉइड नहीं हो सकता, तो ये क्या है, इररेलेवेंट। नहीं, उसने कहा भाई आपको 1 पीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा है इंक्रीमेंटल है, जो आप अगर कॉटन ना बनाओ तो अवॉइड हो सकता है, मीन अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये क्या है, रेलेवेंट। जनरेटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उस पर 4 लाख लग चुका है, आप उसे कॉटन में यूज़ करो ना करो, क्या वो कम होना है, नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है, संक कॉस्ट इररेलेवेंट। नहीं, उसकी 50,000 रिपेयर करके आप यूज़ करोगे तो आपके डिसीजन की वजह से कॉस्ट आनी है, तो वो क्या है, रेलेवेंट है। ये बात समझ आती है। जनरेटर पड़ा हुआ था हमारे पास 4 लाख का, साथ वाले दुकानदार ने कहा कि यार आप इस तरह करो, ये जनरेटर मुझे बेच दो, कितने का, 1 लाख का, कितने का बेच दो, 1 लाख का मुझे बेच दो। और हमें पता है इसकी वैल्यू 1 लाख ही है, क्यों, इतना खटारा हुआ पड़ा है, पुराना मट्टी से भरा हुआ, कलर चलर सब कुछ उड़ गया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख ही अब इसकी मार्केट वैल्यू है। तो कहता है 1 लाख का मुझे बेच दो, मीन सेल कर दो, कितने का, 1 लाख का। तो अगर हम उसे कॉटन सेकंड फ्लोर पे यूज़ करते हैं तो ये एक लॉस क्या होगा, लॉस्ट होगा, क्या कह रहा है, मीन अगर हम यूज़ ना करें तो 1 लाख का बिक सकता है, अगर यूज़ करते हैं तो ये 1 लाख का बिकेगा नहीं, मीन ये अपॉर्चुनिटी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, मीन ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रेलेवेंट होती है, मीन आप इसको अपने डिसीजन में इनकॉर्पोरेट करोगे। मीन अभी हम डिफरेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कमिटेड कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल क्या है, अनअवॉइडेबल क्या है, अवॉइडेबल क्या है, संक कॉस्ट क्या है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। कमिटेड और अनअवॉइडेबल एक ही चीज़ है, कमिटेड और अनअवॉइडेबल एक ही चीज़ है, अवॉइडेबल और इंक्रीमेंटल भी एक ही चीज़ है, अभी एक ही चीज़ है, ठीक होगी, संक जो ऑलरेडी हो चुकी है। जनरेटर हमने देखा जी 1 लाख का बिक सकता है, अगर हम यूज़ करते हैं तो 1 लाख लॉस्ट होगा, मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है। हमने देखा एक नई गवर्नमेंट आ गई है, उस वजह से बिजली के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, अब हमें घर के लिए भी एक जनरेटर की ज़रूरत है। क्यों, बिजली जाती है तो समटाइम 4-4, 6-6 घंटे जाती है, और यूपीएस 2 घंटे चल के बाद टी 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 होता है, बंद हो जाता है, रात को भी यही मसले आ रहे हैं। तो मैंने सोचा हमें घर के लिए भी एक जनरेटर चाहिए। अब घर के लिए जनरेटर मार्केट से लेने जाएं तो मिलता है 1.5 लाख का। दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम यही जनरेटर घर में यूज़ कर लें। इसमें ये जो जनरेटर पड़ा है हमारे पास, हम घर पे यूज़ कर लें, 1.5 लाख रुपया ना लगाएं, या हम क्या करें, यहाँ पे सेकंड फ्लोर कॉटन बनाने के लिए यूज़ कर लें। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिर घर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 लाख का ख़रीदना पड़ेगा। ये भी तो हम नहीं ख़रीदा हुआ था, पहले पास में हमारा ही था, हाँ पीछे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्यों, इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं आई थी, ज़रूरत ही नहीं थी, अब ज़रूरत पड़ गई है। तो घर के लिए जनरेटर अगर लेते हैं तो मिलेगा 1.5 लाख का, क्या ख्याल है, या 1.5 लाख लगाने के लिए ये जनरेटर हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मीन यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। दिस मीन होम के लिए, होम यूज़ जो है इस जनरेटर का कितनी हमारी कॉस्ट बचा रहा है, 150। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो घर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 150 का जनरेटर
ख़रीदना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारी ये जो कॉस्ट है ये भी लॉस्ट होगी। क्या कहलाए? ये भी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेलेवेंट इरेलेवेंट? रेलेवेंट। अब जनरेटर पड़ा है हमारे पास, ऑप्शन है या तो हम उसे साथ वाले दुकानदार को 1 लाख का बेच दें, या घर पे यूज़ करके 1.5 लाख रुपया बचा लें, अगर तीसरी ऑप्शन है कि हम यहाँ पे यूज़ कर लें। इसलिए अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये 1 लाख वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और वो होम यूज़ वाली 1.5 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बन गई? 2.5 लाख नहीं। कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन, कॉस्ट ऑफ हायर बेनिफिट फॉरगॉन। मीन ये दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इनमें से फिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, वो 1 लाख वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बनेगी। मीन रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख पूरा नहीं। क्या कह रहा है? मीन एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कोई 3 अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट कर रहे हो, तो इन तीनों में से देखोगे कौन सी हायर कॉस्ट फॉरगॉन हो रही है, कौन सा हायर बेनिफिट फॉरगॉन हो रहा है। तो वो हायर बेनिफिट जो फॉरगॉन हो रहा है उसे हम एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, वो तीनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होंगी। मीन जनरेटर हम साथ वाले दुकानदार को 1 लाख का बेच सकते हैं, या हम 1.5 लाख घर में यूज़ करके बचा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ फॉरगॉन होंगी, लेकिन दोनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कैलकुलेशन में आएगी वो क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ हायर बेनिफिट फॉरगॉन, कॉस्ट ऑफ हायर बेनिफिट फॉरगॉन। और हायर बेनिफिट फॉरगॉन आप कितने का कर रहे हो? 1 लाख का नहीं, 1.5 लाख का जो है वो फॉरगॉन कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बनेगी? 1.5 लाख बनेगी। यहाँ तक बातें कुछ समझ आती हैं? क्या ख्याल है? हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं? कुछ कमिटेड कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है कि आप डिसीजन लो ना लो वो आपने बेयर करना ही करना है, अवॉइड नहीं हो सकती। अवॉइडेबल कॉस्ट जो आपके डिसीजन ना लेने से अवॉइड हो सकती है, डिसीजन लोगे तो पे करना पड़ेगी। सम कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड, जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये जनरेटर आपको रिपेयर कराना पड़ेगा 50,000 का, और जनरेटर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल भी चाहिए। कितने का लगेगा जी? 50,000 का फ्यूल भी लगेगा। तो 50,000 रेलेवेंट है इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है। क्यों? ये क्या है? कैश फ्लो है। ये क्या है? कैश फ्लो है। और कैश फ्लो क्या होता है? रेलेवेंट होता है। मीन कैश फ्लो आपका जो है वो रेलेवेंट है, इंक्रीमेंटल आपका रेलेवेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है, अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट है, अनअवॉइडेबल इरेलेवेंट, कमिटेड कॉस्ट इरेलेवेंट, संक कॉस्ट इरेलेवेंट। यहाँ तक बातें कुछ समझ आती हैं? कुछ पेजेस आपको मिले, चैप्टर 17 के 1-2 पेजेस आपको मिले, देखिएगा हैं आपके पास। इसमें देखिएगा नीचे एक रेलेवेंट कॉस्ट का टॉपिक आपको मिलेगा, रेलेवेंट कॉस्ट का टॉपिक मिलेगा। पेज 2 पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट मिल जाएंगी। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलेवेंट होती है, मीन एक्स्ट्रा जो आएगी आपके डिसीजन की वजह से। जो यहाँ पे 1.20 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये इंक्रीमेंटल था, ये रेलेवेंट है रेंट की फॉर्म में। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट है, मीन आप डिसीजन लोगे तो बेयर करना पड़ेगी, नहीं लोगे तो ये कॉस्ट बचाई जा सकती है। मीन अगर आप कॉटन बनाओगे तो आपको 1.20 देना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो 1.20 नहीं देना पड़ेगा, ये क्या है? रेलेवेंट है। डिफरेंशियल कॉस्ट मीन आपके डिसीजन की वजह से जिस कॉस्ट में कोई डिफरेंस आ रहा है वो रेलेवेंट है। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो वो क्या है? इररेलेवेंट। क्या कहला है? हम मार्कर 1 बेचो 1 लाख बेचो तो 1 लाख बेचने पे ये इतना डिफरेंस आ रहा था तो वो रेलेवेंट था। जो चेंज नहीं हो रही थी आपके डिसीजन की वजह से वो क्या है? इररेलेवेंट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट। हाँ, अगर यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप 1 लाख मार्कर बना के बेचते हो
तो ये 3 नहीं, ये भी 30,000 हो जाएगी। तो ये जो 3 से 30,000 हुई है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा था ये क्या थी, डिफरेंशियल कॉस्ट, वो रेलिवेंट होनी थी। ये 3 को हमने क्या किया, इग्नोर किया, मीन ये रेलिवेंट नहीं थी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ऑलवेज रेलिवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज रेलिवेंट। इररेलेवेंट क्या है, संक कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड। आपने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, एक प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए R&D के ऊपर आपका 10 मिलियन खर्चा आ चुका है। अब आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट बनाने में आप ये R&D की कॉस्ट को इंक्लूड करोगे? नहीं, क्यों? ये क्या है, संक कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड। क्यों? अगर आप नहीं बनाते प्रोडक्ट, ये कॉस्ट तो फिर भी आई है। क्या बनाने की वजह से आई है? नहीं, आप बनाओ ना बनाओ, ये कॉस्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट, मीन इररेलेवेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट, इररेलेवेंट। क्या ख्याल है? नहीं, अगर तो आपने डिसीजन ये लिया कि हमने पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, फिर ये प्रोडक्ट बनानी ही बनानी है और R&D करके ही बनानी है, तो फिर R&D आपके डिसीजन का पार्ट है, फिर रेलिवेंट है। नहीं, आपने R&D की, ऐसे जनरल की, R&D करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं। तो अगर R&D करने के बाद आप डिसाइड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, तो आप प्रोडक्ट बनाने में ये R&D की कॉस्ट क्या है, रेलेवेंट नहीं, क्या होगी, इररेलेवेंट। क्यों? ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, इसकी वजह से आपका डिसीजन अफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? आपका डिसीजन सेपरेट है। ये बात समझ आती है? नहीं, आपने स्टार्ट में डिसाइड किया कि पहले हम R&D करेंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और हर सूरत करेंगे, तो फिर R&D की कॉस्ट क्या है, ज़रूरी थी आपके लिए, तो फिर क्या है, रेलेवेंट। नहीं, R&D हो गई है, अब आपने डिसीजन लेना है कि आदर ये प्रोडक्ट हम बनाएं या ना बनाएं, तो फिर R&D क्या है, संक कॉस्ट। उस तरह से कहता है जी कमिटेड कॉस्ट क्या है, अनअवॉइडेबल। जो इस सूरत में 3 लाख था, आप कॉटन बनाओ ना बनाओ 3 लाख आपने देना ही देना है। और अगर 3 लाख ही देना है कॉटन बनाने के बावजूद, मीन कुछ इंक्रामेंटल नहीं है, तो ये क्या है, इररेलेवेंट। हाँ, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा आ रहा है 120, वो क्या होगा, रेलेवेंट, जिसे क्या नाम देंगे, अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल मीन एक्स्ट्रा 21 नहीं देना, 3 लाख ही देना है। पहले वो 1.5 लाख 2 यूनिट को चार्ज हो रहा था, अब 3 को 1-1 लाख चार्ज होगा। तो क्या कॉटन बनाने की वजह से ये अवॉइड हो सकता है, ना बनाने की वजह से अवॉइड हो सकता है? नहीं, ये आपने देना ही देना है, तो ये क्या है, इररेलेवेंट। फिर कहता है नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट क्या है, लाइक डेप्रिसिएशन, जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ होगी, लेकिन एज ए कैश फ्लो नहीं है, तो उसे भी क्या करेंगे हम, इररेलेवेंट। इसलिए हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन क्या है, इररेलेवेंट है, हम उसे एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ होगी, लेकिन एज ए कैश फ्लो यूज़ नहीं हो रही। ये नीचे इनकी कुछ डिटेल दी गई है, प्लीज़ एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसके अलावा वो कहता है जी कि फिक्स वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये क्या होती है, रेलिवेंट। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रेलिवेंट। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर तो स्पेसिफिक है तो फिर है रेलेवेंट, और अगर क्या है, जनरल है, मीन आपके डिसीजन की वजह से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना, तो वो क्या होगी, इररेलेवेंट। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फिक्स कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिक थी, ये क्या थी, जनरल थी। मीन आप 1 लाख मारकर सेल करो, 1 सेल करो, आपने 3 ही बेयर करना है, तो ये क्या थी, इररेलेवेंट। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट, और जनरल ओवरहेड जो हैं फिक्स्ड, वो क्या होंगे, इररेलेवेंट। जिससे अगर हम आगे चलें तो हमें पेज 3 पे कुछ बातें और मिलेंगी कि रिलेटिंग टू मटीरियल कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट इररेलेवेंट क्या बनेगा। मटीरियल से सपोज हम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, नंबर 1 कहता है जी मटीरियल इज़ नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। मीन आप जो काम करने जा रहे हो इस रिलेटेड मटीरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। दिस मीन ये काम करने के लिए आपको नया मटीरियल परचेज़ करना पड़ेगा, तो जितने का भी परचेज़ करना पड़ेगा सारी की सारी कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट होगी। मीन सारा का सारा नया बाय करना पड़ेगा, तो क्या होगा, रेलेवेंट। नंबर 2 कहता है जी मटीरियल इज़ अवेलेबल इन स्टॉक एंड हैज़ फ्रीक्वेंट यूज़
मटेरियल स्टॉक में है और उसका फ्रीक्वेंट कोई और चीज़ बनाने में यूज़ भी है, तो आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो अगर इसमें वो मटेरियल यूज़ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नया बाय करना पड़ेगा या इसके लिए नया बाय करना पड़ेगा। तो जितनी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है मीन जो बाय करना पड़ेगा वो क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट है। नंबर 3 वो कहता है जी मटेरियल इज़ अवेलेबल इन स्टॉक एंड हैज़ नो रेगुलर यूज़, मीन पड़ा है लेकिन उसका कोई रेगुलर यूज़ नहीं है। अब इसमें आगे 3 सिनेरियो हैं। कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ए कॉस्ट, पड़ा है यूज़ नहीं है, मीन आप अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या दूसरी ऑप्शन क्या है कि उसे डिस्पोज भी किया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। तो अगर आप यूज़ करोगे तो डिस्पोजल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो क्या होगी, रेलेवेंट। मीन कितने का डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो कितने का डिस्पोज ऑफ हो सकता है वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिया था 1 लाख का, डिस्पोज हो सकता है 50,000 का, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, 1 लाख नहीं 50,000। क्यों, उसका रेगुलर यूज़ नहीं है, हाँ डिस्पोज इतने का हो सकता है। नंबर 2 कहता है जी मटेरियल अवेलेबल है, रेगुलर यूज़ नहीं है, लेकिन कांट बी सोल्ड एज अ स्क्रैप एंड हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़। मीन ना तो कोई अल्टरनेटिव यूज़ है पड़ा है और ना ही डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों, पड़ा है ऑलरेडी, वो कॉस्ट हो चुकी हुई है और वो पड़ा है, आप नहीं यूज़ करोगे तो फिर भी फजूल पड़ा है, गल सड़ जाएगा, डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव यूज़ भी नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ अगर डिस्पोज ऑफ हो सकता है तो कितने का डिस्पोज ऑफ हो सकता है, वो हमारी कैलकुलेशन में आएगी एज ए अपॉर्चुनिटी रेलेवेंट कॉस्ट। पड़ा है, ना यूज़ है, ना डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो फिर कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। क्यों, हमें अपने डिसीजन की वजह से ना तो एक्स्ट्रा बाय करना पड़ रहा है, ना हमारे डिसीजन की वजह से कोई लॉस हो रहा है जो हम कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे। नंबर 3 वो कहता है जी मटेरियल पड़ा है, रेगुलर यूज़ नहीं है, कांट बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप ओनली, स्क्रैप पे बेचा जा सकता है, तो स्क्रैप पे कितने का बेचा जा सकता है, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 10,000 का बेचा जा सकता है, 5,000 का बेचा जा सकता है, नहीं लोहे वाला आके जो है वो आपको 4 पतीसे दे देगा, तो 4 पतीसों की कितनी कॉस्ट है, वो फिर क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या ख्याल है, नहीं लोहे रद्दी वाले को बेचा जा सकता है, स्क्रैप का मतलब क्या है, लोहे रद्दी वाले को बेचा जा सकता है, कितने का, 5,000 का, तो 5,000 क्या आ गई, रेलेवेंट कॉस्ट। नहीं पड़ा है, बिक सकता ही नहीं, लोहे रद्दी वाला भी आप बाय रख दोगे, मुँह नहीं लगाएगा, तो फिर कुछ रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। नहीं स्क्रैप पे बेचा जा सकता है 5,000 का, तो ये 5,000 रेलेवेंट कॉस्ट है। नहीं स्क्रैप पे बेचा जा सकता है 4 पतीसे की टिक्कियों के अगेंस्ट, तो 4 पतीसे की टिक्कियाँ कितने की आती हैं मार्केट से, उसकी प्राइस लोगे, ये क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। नंबर 4 कहता है जी मटेरियल पड़ा है, फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं है, और चौथा सिनेरियो क्या कहता है, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप आर हैज़ सम अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूज़ में भी जा सकता है और एज ए स्क्रैप भी बेचा जा सकता है, तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप यूज़ करते हो तो इन दोनों में से जो हायर बेनिफिट फॉर गॉन है वो क्या होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन रेलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, ये अभी फ़िलहाल छोड़ दें। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड को अगर हम देखें तो वेरिएबल ओवरहेड जो हैं वो रेलेवेंट होते हैं, क्या ख्याल है। फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो स्पेसिफिक जो है वो रेलेवेंट हैं, और जो जनरल हैं वो क्या होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं। स्पेसिफिक रेलेवेंट होते हैं और जो जनरल हैं वो क्या हैं, इररेलेवेंट। ये हमने टॉपिक क्यों पढ़ा, आगे चल के हम एनपीवी के स्पेशली क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर से कॉस्ट के अंदर कुछ कैश आउटफ्लो लेना होते हैं, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से हमें आउटफ्लो मीन रेलेवेंट लेने हैं, और जो इररेलेवेंट हैं उनको हमने एज ए आउटफ्लो कंसीडर नहीं करना होता। ठीक हो गया। सो क्या हमने पढ़ा जी, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, इंक्रामेंटल कॉस्ट रेलेवेंट है, इंक्रामेंटल कॉस्ट रेलेवेंट है, अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है, और कैश फ्लो मीन जो एक्स्ट्रा आना है आपके डिसीजन की वजह से वो क्या है, रेलेवेंट है। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है, कमिटेड कॉस्ट, जो ऑलरेडी कमिटेड है, मीन वो आप डिसीजन लो ना लो इतना पे करना ही करना है, उस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। संक कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड, पास्ट में हो चुकी है, पास्ट कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट, R&D भी इसमें आ जाएगी। इसके अलावा
अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मीन आप डिसीजन लो ना लो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मीन आप डिसीजन ना लो तो ये अवॉइड नहीं हो सकती। या फिर अपोर्शन, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, ये पोर्शन के साथ दो वर्ड और लिख लें, अपोर्शन जहाँ पे लिखा है उसके साथ दो वर्ड और लिख लें, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड। ये जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट लिखा हुआ ना पेज 3 पे, इसके साथ लिख लें अपोर्शन्ड, एलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड। अनअवॉइडेबल कॉस्ट के साथ अपोर्शन्ड, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड। जो ऑलरेडी पोर्शन हो चुकी है, जो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है, ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, आपके डिसीजन की वजह से नहीं कुछ चेंज आ रहा, तो क्या है, इररेलेवेंट। नोशनल कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ होती है लेकिन एज ए कैश फ्लो यूज़ नहीं होती, वो भी क्या होगी, इररेलेवेंट। ठीक हो गया। अब जाके एनपीवी के क्वेश्चन हम करने के काबिल हो जाएंगे। अब अगर हम क्वेश्चंस में आए, क्वेश्चन 1 2 3 4 आप कर चुके हो, ऐसी बात है। 1 2 में हम एनपीवी कैलकुलेट कर चुके हैं, आईआरआर कैलकुलेट कर चुके हैं, और क्वेश्चन 3 और 4 में हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है आपको। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, एनुअल सेल्स हैं 450 की, ठीक है, इनफ्लो। एनुअल कैश कॉस्ट हैं मटेरियल इतने की, लेबर इतने की, फैक्ट्री ओवरहेड इतने का, सेलिंग ओवरहेड इतने का, एडमिन ओवरहेड इतने का, ये सारी क्या है, आउटफ्लो मिला के कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट, प्रॉफिट निकल आएगा। क्या कह रहा है, लाइफ ऑफ द एसेट है 3 इयर्स, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज ए कैश फ्लो लेंगे, अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। स्क्रैप वैल्यू एट दी एंड 40,000 की स्क्रैप पे बिकेगा भी, मीन 4 लाख आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आखिरी साल में क्या होगा, ये इतना इनफ्लो भी होगा। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन 10%, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 4 लाख बैंक लोन से ली जाएगी, तो इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा सर, 10% मीन 40,000। पे बैक पीरियड में एज ए कैश फ्लो लोगे इंटरेस्ट को या नहीं लोगे, लेंगे। क्यों, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं करना होता, एनपीवी में नहीं लेंगे, क्यों, वहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना था, तो उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है। क्या कहला, इसलिए वो जो इंटरेस्ट के हमने रूल्स लिखे थे ब्रैकेट में हमने आगे लिखा था इन एनपीवी, पे बैक नहीं, पे बैक में इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो लेंगे। क्यों, डिस्काउंट फैक्टर नहीं ना अप्लाई हो रहा, एनपीवी में डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई हो रहा था, तो उसके अंदर इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेटेड होता है। और उसके बाद टैक्स रेट भी है 30%, ओहो टैक्स भी निकालना है, जिसमें डेप्रिसिएशन को एक दफ़ा यूज़ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। गुड लक एवरीबॉडी, पे बैक पीरियड मुझे निकाल दें। क्या करना आपको, नेट कैश फ्लोज निकालने हैं, पहले नेट कैश फ्लोज निकालने हैं और उसके बाद आपने पे बैक पीरियड डिसाइड करना है कि 4 लाख आपका कितने टाइम पीरियड में रिकवर होगा। तो पहले प्रॉफिट निकालो, उस पर टैक्स चार्ज करो, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो, नेट कैश फ्लोज आ गए। ये कॉस्ट सारी कंबाइन कर लो। क्या कहला है, जैसे कि मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग सारे सेपरेट सेपरेट लिखो, हर साल सारे कंबाइन कर लो कॉस्ट।
180 प्लस 66 246 बन जाएगा। 246 बन रही है सारी कॉस्ट। कितने साल? 3 साल है हमारे पास। तो ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। रेवेन्यू कितना एवरी ईयर आ रहा है? 450 का। फिगर इन 1000 ले लूँ मैं। कॉस्ट्स 246 246 246 246। डेप्रिसिएशन कितना? 400 माइनस 40 डिवाइडेड बाय कितने साल? 3 ईयर्स। क्या ख्याल है कितनी डेप्रिसिएशन बनती है? 40 का स्क्रैप वैल्यू है ना? 120। इंटरेस्ट लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। कितना? 40। 4 साल है 3 साल लाइफ? 3 साल है। चौथा साल क्यों लिखा है? मैंने लिखा। क्या निकालेंगे आप? प्रॉफिट निकालेंगे। क्या ख्याल है? प्रॉफिट आ गया 450 माइनस 256 माइनस 160, कितना आ गया टोटल? 44। क्या करना है आपसे? टैक्स चार्ज करना है। रेट क्या टैक्स का? 30%। 44 का 30% 13.2 माइनस 13.2 माइनस 13.2 माइनस, और क्या करना चाहिए हमें? डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी चाहिए। कितने से सर? 120 से 120 से 120 से। और हमारी क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है। कितने की? 400 की इधर है, लेकिन 40 इधर हमें दे भी देगी वापस। तो हमारे पास क्या आ गए? नेट कैश फ्लोस 400 नेगेटिव 44 प्लस 120 164 माइनस 13.2 150.8 150.8 और ये 190.8। 400 हमारा कितने सालों में रिकवर होगा? तो 150.8 मीन 2 साल तो ये कंप्लीट लगेंगे। बाकी पीछे कितना बच जाएगा? बाकी पीछे कितना बच जाएगा? मतलब 2 साल तो यहाँ पे पूरे हो गए ना, प्लस रिमेनिंग कितना जो आपने 190.8 में से निकालना है? 98.4 आपने निकालना है 190.8 से। तो कितना बन गया ये फ्रैक्शन का? मुझे आंसर दे दें। 98.4 डिवाइड बाई 190.8 क्या बना? 0.51 2.51 ईयर्स। इन सिंपल वर्ड 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ये क्या है आपका? पे बैक पीरियड। क्या ख्याल है? किसी को ये बात समझ आ गई हो? नहीं आई? देख लो, ऐसी है। हाँ, नेट कैश फ्लोज निकालने हैं। कैश फ्लो का एक कॉलम है, साथ एक्यूमुलेटेड का बना लो, या सिंपल सी बात है। पहले साल में 150.8 आया, दूसरे साल में 150.8 आया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 98.4। तो वो कहाँ से निकलना है? तीसरे साल से। तीसरे साल में टोटल कितना कैश फ्लो मिल रहा है? 190.8। आउट ऑफ दिस 98.4 0.51 में निकलेगा, मीन 2.51 ईयर्स, या उसको भी पॉइंट को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लो तो कितना बन गया? 6 मंथ्स। कुछ चीज़ समझ आती हो? चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, और उसके बाद हम बड़े बड़े एनपीवी के क्वेश्चंस में मूव हो जाएंगे, बड़े बड़े। सो ये 6